Very good morning to all of you, my students, my friends. So welcome to IFS. Welcome in our live platform. Yes, so how are you? आप लोग कैसे हो जी? वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी, वेरी गुड मॉर्निंग श्वेता जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल है मेरे पास। मेरे दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं कि CSIR नेट पे आप फोकस है, जी हाँ, और सारे सवालें जो अभी से हम करवाएंगे एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर, दैट विल बी ऑन CSIR नेट, फ्रॉम CSIR नेट। यस, so everybody just tell me, is everything all right, proper? Yes, great. So welcome, good morning Moli, good morning Shweta, good morning Akanksha, good morning every and each one of you, my friend. So yes, I believe बहुत बेहतरीन तरीके से शुलोगना, वेरी गुड मॉर्निंग, शुभर्णा जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अयंतिका, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू पीपल। तो आई बिलीव बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आने वाले दिन का जो बेहतरीन पल आने वाले हैं उसका अपेक्षा में हो। वेरी गुड मॉर्निंग हरविंदर कौर जी। तो यस, सो टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट few of the important topics of CSIR NET. I am going to teach you in a new manner. I believe you will like it. जहां पे मैं सिर्फ सवाल नहीं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत टॉपिक भी, लेसन्स भी बताऊंगा। शिवानी जी, राहुल जी, मेघा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। मैं इस सेशन में आपको हर टॉपिक पे सिर्फ सवाल नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट के बारे में भी, पार्ट ऑफ कंसेप्ट के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ लेक्चर सीरीज, नॉट एट ऑल अ PYQ सॉल्विंग सीरीज, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यहाँ पे लेक्चर जैसा कंसेप्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा और उसके साथ साथ सवाल भी उसके ऊपर बेस्ड करवाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसी तरीका से मैंने PPT को डिजाइन किया, लेक्चर को प्लान किया। सो लेट्स सी, आर यू गोइंग टू एंजॉय इट और नॉट माय फ्रेंड। वेरी गुड मॉर्निंग मंजू, वेरी गुड मॉर्निंग मंजू गणेश जी, वेलकम एंड वेलकम। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल CSIR नेट में कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, इसके ऊपर कल बातचीत हुआ है। तो चलिए कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री फर्स्ट। सो देखिए, ज्योमेट्री क्या है। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के बारे में, स्कूल से आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हो, राइट। अब ये ज्योमेट्री क्या है, अगर आपको मैं पूछूंगा मेरे बाकी बैचेस की तरह, बाकी स्टूडेंट की तरह, आप कहोगे सर शेप्स के बारे में पढ़ाए, उसका मेजरमेंट्स एंड सो ऑन। यस, यू आर करेक्ट। 2D शेप्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को ज्योमेट्री हम कहते हैं। तो ये शुरुआत कहां से हुआ? देखिए, एक पॉइंट से हुआ है, क्योंकि ये जो शुरुआत हुआ था ना ज्योमेट्री, दिस वाज फ्रॉम आवर एंसेस्टर। वो लोग, जैसे आपके पास टीवी है, वेब सीरीज है, OTT प्लेटफॉर्म है, तो आप इंटरटेनमेंट के लिए ये सब देखते हो। पुराने दिनों में पूरा दिन खाना मौजूद करने, मतलब हंटर गैदरर्स जो थे, उसके बाद से ही धीरे धीरे जब इवॉल्व होने लगे हम एज ए ट्राइब, एज ए क्या कहता हूं, मतलब एक साथ मिलकर रहने लगे, तब रातों के आसमानों में हम लोग बैठ के रातों के आसमान को देखते थे और डिफरेंट स्टार को ज्वाइन करके कैट का फेस, ह्यूमन का फेस, ऐसे डिफरेंट फिगर्स बनाने की कोशिश करते थे। वहां से आइडिया आ गया एक पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट क्या है? देखिए, पॉइंट का ना है हाइट, ना है बेस, ना है विड्थ, इसको कहते हैं डायमेंशनलेस, जीरो डायमेंशन। अब एक पॉइंट से हम क्या ही कर सकते हैं मेरे दोस्त, अगर 2 पॉइंट ले लेते हो तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन से भी कुछ खास नहीं हो सकता, कोई फिगर नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ इज ए फिगर। तो हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन को लेते हैं। अब देखिए, 2 स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, एक तो ऐसा 2 स्ट्रेट लाइन हो सकता है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, कभी ना मिलने वाला स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाते हैं मेरे दोस्त, तो देयर विल बी बर्थ ऑफ एंगल्स। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, चारों छोटे छोटे एंगल्स का जन्म हुआ, उनमें से भी 2 जुड़वा का जन्म हुआ मेरे दोस्त। देखिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, राइट। तो 1 2 3 4 अगर मैं कहूं तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो 2 जुड़वा का जन्म हुआ। बस 2 स्ट्रेट लाइन है, इससे भी कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन रहा है मेरे दोस्त। अगर 2 स्ट्रेट लाइन की जगह पर आप तीनों स्ट्रेट लाइन ऐसे जुड़ देते हो, तो आ गया आपके आंखों के सामने, क्या आ गया जी, जल्दी बताइए। इसी का नाम तो है ट्राइंगल्स, इसी का नाम तो है ट्राइंगल्स। ऐसा नाम क्यों है? आप देखोगे तीनों एंगल्स हैं। नॉट ओनली दैट, तीनों साइड्स भी है, जिसको हमारे देश में भुज कहते हैं, तो इसको हम त्रिभुज भी कहते हैं हमारे देश में। ट्राइंगल्स आ गया। अब तीनों लाइन के जगह पर मेरे दोस्त अगर 4 लाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये जो क्लोज्ड फिगर बने हैं ना, जिसमें चारों, विवेक कसत जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम,
ये जो क्लोज फिगर बने हैं ना, जिसके चारों साइड्स है और ये क्लोज फिगर है, इसको आप बहुत सारे तरीके से कह सकते हो, बस इसका बेसिक नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब लैटरल मतलब साइड और क्वाड मतलब फोर। क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसके पास चारों साइड्स है। मेरे दोस्त इसके अंदर कौन कौन आता है आपको बताया अच्छे से। रेक्टेंगल्स आ जाते हैं, स्क्वायर्स आ जाते हैं, रोम्बस आ जाते हैं। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, इसका भी चारों साइड्स इक्वल है, इसका भी चारों साइड्स इक्वल है, बस अगर स्क्वायर होता है तो चारों साइड का एंगल 90-90 होता है, यहाँ पे वो होता नहीं है। सिंपल बात है, ठीक है। तो देखिए ये भी आपने देख लिया क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे सर 3 साइड्स है, यहाँ पे चारों साइड्स है। अगर मैं ऐसे ही साइड्स को ज्यादा करता जाऊंगा, अगर मैं ऐसे ही साइड्स को ज्यादा करता जाऊंगा तो क्या मिलेगा? देखो 5 वाला मिल गया, 5 साइड वाला फिगर। तो इन सारे जो फिगर्स है उसमें देखिए मल्टीपल साइड्स है। यहाँ पे 3 साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड्स है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। इन सारे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, इन सारे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? यस यू आर करेक्ट, इन सारे फिगर्स को हम कहते हैं पॉलीगॉन। गॉन का मतलब और कुछ नहीं जी, साइड्स होते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल। तो अगर आप ट्रायंगल का न्यू नाम देना चाहते हो, आप आराम से कह सकते हो, इसी को हम 3 गॉन कहेंगे। आप आराम से क्वाड्रिलैटरल, रेक्टेंगल, इन सारी चीज को 4 गॉन कहेंगे, इसको 5 गॉन, या फिर आप क्या कहते हो? पेंटागॉन कहोगे। अगर मैं कहूं मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कुछ ऐसा फिगर बना दो, बी हिप्स, आपको पता है मधुमक्खियों का रहने वाला जो घर है, सेल है, इस तरीके का होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सागॉन हो जाएगा। यानी कि इन जो फिगर्स आ रहा है ना, इसी को हम कहते हैं पॉलीगॉन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहे आप सीएसआई नेट देते हो या गेट देते हो। अब पॉलीगॉन में पढ़ना क्या क्या है? पॉलीगॉन में जनरली पढ़ना होता है कि इंटीरियर एंगल का सम क्या है। खैर वो कोई दूसरा दिन आपको करवाऊंगा। आज जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो है डायगोनल्स। जी हाँ, आज जिस चीज पे हम फोकस करेंगे उसका नाम है डायगोनल। वेरी गुड, आपने कहा हेक्सागन, डायगोनल के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब सर अगर मानिए ये आपका एक पॉलीगन है, यानी एक रेक्टेंगल है, और इन रेक्टेंगल्स में कितने डायगोनल्स है? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, एक रेक्टेंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? ये तो बचपन में पढ़ा आपने। सर इसको और इसको कनेक्ट कर दो और इसको कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया ना 2 डायगोनल। हाँ या ना? तो डायगोनल किसको कहूं सर? सिंपल बात है सर, देखो यार, सर यहाँ पे ए, बी, सी और डी, मानिए ये चारों सी पॉइंट नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, एक अर्थ के ऊपर अलग अलग सिटी को आप मार्क कर सकते हो। मानिए ए नाम का एक सिटी है, बी नाम का एक सिटी है, सी नाम का एक सिटी है और डी नाम का एक सिटी है, और आपको एक काम मिला है, इन सिटीज के बीच में आप रोड बनाओगे, रास्ता बनाओगे। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, तो आप देखिए दोनों तरीके का रोड्स बनेगा। एक तो ए से बी तक एक रोड्स बन सकते हैं, या फिर ए से सी तक, ए से डी तक। मतलब ये जो रोड्स बन रहा है, या तो फिर इन रोड्स को आप दोनों नाम पे डिवाइड कर सकते हो। ये जो रोड्स बन रहा है जी, इन रोड्स को आप दोनों नाम पे डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या नाम पे? इन रोड्स को आप नाम दे सकते हो, एक हो सकता है यार साइड्स और दूसरा हो सकता है डायगोनल्स। हाँ या ना जी बताइए? जो साइड्स है उसको छोड़कर बाकी सब डायगोनल्स है, यानी अंदर से जो रास्ता जाएगा फिगर का उसी को हम कहेंगे डायगोनल्स, या फिर कॉमन लैंग्वेज में जो कॉर्नर वाला वर्टेक्स को ऐड करके आप लाइन को मिलेगा आपको, वो हम कहेंगे डायगोनल। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये आप पढ़ के आए हो। लेकिन अचानक से मैं अगर आपको पूछूं कि मेरे दोस्त पेंटागन ले लीजिए, ठीक है, और इस पेंटागन में कितने डायगोनल्स है ये मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, इन पेंटागन्स में कितने डायगोनल्स है? हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट आउट? जल्दी से मुझे बताइए, इस पेंटागन में कितने डायगोनल्स है? ठीक है, मानिए ए, बी, सी, डी और ई। How many diagonals? Very good morning Kiran ji, very good morning, welcome. How many diagonals are there in that particular pentagon? How many diagonals are there in that particular pentagon? जल्दी जल्दी बताइए कितने डायगोनल्स है। पहली बात तो सर डायगोनल्स किसको कहेंगे? कुछ नहीं, मैंने क्या कहा, सिटीज अंदर से जो रोड जाएगा, मतलब ए से डी तक एक डायगोनल होगा,
ए से सी तक एक डायगोनल होगा। समझ में आ रहा है? इन सारे नंबर, इन सारे लाइंस को हम डायगोनल्स कहेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौली 2 बता रहा है, किरण, अच्छा लास्ट वाला अयंतिका बता रहा है 5, मिष्टी बता रहा है 5 बता रही है, श्वेता, महा, मंजू, बहुत ही अच्छा, आप लोग 5 बता रही हो। लेकिन देखिए ये गिनना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं हमेशा। ये तो सिर्फ पेंटागन है। अगर मैं आपको कहूं हेक्सागन के बारे में, या फिर किसी ने आपको कह दिया कि सेप्टागन के बारे में, सेप्टागन के बारे में, तो ऐसे फिगर्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे? एक सिंपल आइडिया मैं बता देता हूं मेरे दोस्त। या फिर मानिए किसी ने आपको पूछा ट्रायंगल में कितना डायगोनल है, आपने तो सोचा नहीं, आपने देखा यार ये तो कभी सोचा नहीं ट्रायंगल में डायगोनल होता भी है क्या, तो कैसे निकालू? माय फ्रेंड, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, जैसा यहाँ पे देखिए साइड्स कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं साइड्स, 4 है। तो अगर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब आप एक एनगॉन के ऊपर काम कर रहे हो, मतलब आप एक एनगॉन के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा n इंटू n-3/2। चलो जल्दी बताओ, अब क्लियरली देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएगा, n इंटू n-3/2। क्लियर है? कैसे n इंटू n-3/2? देखो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो n का वैल्यू अगर 4 है, आपको पूछा गया है नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएगा। बेझिझक कोई भी चीज में टेंशन ना लेकर आप क्या करोगे, इस चीज पे n का वैल्यू 4 पुट कर दोगे, यानी 4 इंटू 4-3/2, यानी आंसर आएगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज कमेंट करके बताइएगा, सारे दोस्तों बताइएगा मेरा बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई भी पॉलीगन में अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कितने डायगोनल्स है, ऑल यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट डायगोनल शुड बी इक्वल n इंटू n-3/2। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स है, ट्रायंगल में इनका वैल्यू क्या है, 3, तो n इंटू 3-3/2, ये तो 0 होगा, यानी 0। सही बात है सर। ए बी और सी में अगर रोड कॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, सब बाहर की तरफ होगा, अंदर में एक भी रोड नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताइए मेरे दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिमरन वेलकम। सिमरन बस ये देख लीजिए, अभी के अभी सवाल मैं देने वाला हूं CSI नेट का, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, इन सारे फिगर्स को पॉलीगन कहते हैं जिसमें मल्टीपल साइड्स है। इसमें देखिए चारों साइड्स है, इनमें 3 साइड, इसमें 5 साइड, 6 साइड। तो n, अगर n गॉन है आपके पास, n इज द नंबर ऑफ साइड, और किसी ने आपको पूछा नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, आप क्या करोगे, n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। जैसा यहाँ पे 4 था इनका वैल्यू, तो 4 इंटू 4-2/2, दैट इज शुड बी 2। करिए, 2015 में पूछा गया है ये सवाल, जल्दी से मुझे जवाब का आंसर बताइए, जब आंसर सॉरी सवाल का जवाब बताइए, जल्दी से मुझे सवाल का जवाब बताइए। ये सवाल CSI नेट में पूछा गया है मेरे दोस्तों, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। यही सवाल CSI नेट 2015 में पूछा गया है। टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये सब नाम क्या याद रखूं, बिल्कुल नहीं। डोडेकागन होगा यहाँ पे, डोडेकागन का नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में हमेशा CSI नेट आपको प्रोवाइड कर देगा। वेरी वेरी गुड, दैट्स द ब्यूटी। आकांक्षा जी, अयंतिका, मौली, सुवर्णा, मेघा, शुलोगना, हरविंदर, मिष्टी, श्वेता, झट से जवाब बताइए, एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब बताइए। और अगर आ रहा है तो एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस। अगर आ रहा है तो एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस माय फ्रेंड। अगर आ रहा है तो बेहतरीन तरीके से, हरविंदर कौर जी तो नाच ही दिए, क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। मैं देखिए जर्नी इंपॉर्टेंट है, जर्नी में मजा आना चाहिए, पढ़ाई में एक अलग सा एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। हर दिन सुबह हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, एग्जाम के बारे में बात करेंगे, जिंदगी के बारे में बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, मैथ करेंगे, और अल्टीमेटली देखिएगा एक वाइब रहेगा, पॉजिटिव वाइब रहेगा, ठीक है माय फ्रेंड। चलिए, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू यू। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इनका वैल्यू क्या है सर, इनका वैल्यू 12 है। आपको बताया मैंने नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर ढूंढना है तो सिंपल एक काम करिए,
नंबर ऑफ डायगोनल ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 3/2 यानी कि 12 इंटू 9/2 यानी क्या हो जाएगा 654। कितना सेकेंड वक्त लगता है। सो इंफॉर्मेशन इज समटाइम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये किसी को पता नहीं है वो सोच कर भी ये जवाब नहीं कर पाएगा, और जिसको पता है वो 2 सेकेंड में मार्क्स लेकर आएगा। माय फ्रेंड, चलिए बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन पॉलीगन। मैं देखना चाहता हूं आपका एप्टीट्यूड क्या है। इसी सवाल के ऊपर बेस्ड जो गेट 2023 दे चुके हो, कल ही इसके आगे ही आपका ही एक सवाल आया था गेट का, सेम CSIR नेट का सवाल है 2015 के, और पॉलीगन के ऊपर सवाल इस साल पे भी आया है गेट एग्जाम में, लास्ट ईयर पे भी आया है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे कंसेप्ट है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया जाए। बताया गया है वन इज रिक्वायर्ड टू टाइल अ प्लेन विथ कंग्रुएंट रेगुलर पॉलीगन्स। देखिए कंग्रुएंट रेगुलर मतलब पॉलीगन अगर रेगुलर हो जाएगा, इसका सिंपल सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। मतलब मानिए ये एक पेंटागन है और किसी ने कहा ये रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब सारे साइड्स इक्वल है, ईच एंड एवरी साइड इज इक्वल। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर ट्रीगॉन है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड इक्वल है। क्लियर है। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। ठीक है सिमरन, जल्दी बताइए। That one is required to tile a plane with congruent regular polygon. With which of the following polygon is this process possible? मतलब मानिए एक प्लेन है, कुछ ऐसा है, मानिए एक प्लेन है या फ्लोर है, ऑब्वियसली वो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर प्लेन होगा। अब इसी को इन फिगर्स के माध्यम से आपको फील करना है। Which should be the correct answer of it? Which should be the correct answer of it, my friend? Which should be the correct answer of it? ट्राई करिए इस सवाल को। ट्राई करिए, सारे क्रिएटिविटी लगाइए। मैं हमेशा कहता हूं कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कुछ सवाल एनालिटिकल है। जैसा ये सवाल, सोचो आप एग्जाम हॉल में हो और ये सवाल आया है तो आप कैसे सोचोगे। आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू पीपल कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मौली मुखर्जी इज सेइंग 12 गॉन, मिष्टी इज सेइंग 8। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आई वांट लॉजिक ऑल्सो, मुझे लॉजिक भी चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मुझे आपसे लॉजिक भी चाहिए। मैंने आइस का स्ट्रक्चर सोचा, क्या बात है, आपने आइस का स्ट्रक्चर सोचा। क्यों ना हम जो चीज जैसे बताया गया है उसको वैसे सोचे, क्यों ना हम जो चीज जैसे बताया गया है उसको वैसे सोचे। ओके, आकांक्षा राठी जी सेइंग 6 गॉन यानी हेक्सागॉन। व्हाट डू यू थिंक? इट्स अ गुड रेफरेंस, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सोचा। बट एप्टीट्यूड में कभी कभार ये चीज, सर स्क्वायर होता है तो इसलिए बी मतलब 8 गॉन, कैसे आप बता रहे हो जी? अच्छा मैं थोड़ा आपको बता दूं देखने में क्या कौन सी क्या होगा। हेक्सागॉन जो है, 6 गॉन जो है वो देखने में ऐसा हो जाएगा, इसके पास 6 साइड्स है। ठीक है, अगर मैं कहूं 8 गॉन के बारे में, रेगुलर 8 गॉन, तो देखने में कैसा होगा? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा राउंड हो गया, 5 6 7 8. Okay, so this is regular 8 gone. As you can see, 8 sides are there. 1 2 3 4 5 6 7 8, and the best part is all the sides are equal. So this is a regular 8 gone. Similarly, अगर आप 10 gone ड्रॉ करना चाहते हो तो 10 sides होगा, 12 gone ड्रॉ करना चाहते हो तो 12 gone होगा। ऑप्शन 1 वेरी गुड। देखिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, इट विल बी वेरी गुड अगर आई कैन लिसन टू यू पीपल। तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आपका सोचने का तरीका क्या है,
क्या आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हो, क्या इस पिक्चर के अंदर ही आप फिगर का डाल रहे हो, क्या तरीका है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर इंटीरियर एंगल 120 होगा तो टोटल 360 डिग्री एंगल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लॉजिक कहा आपने, बहुत ही अच्छा लॉजिक कहा आपने, बहुत ही अच्छा लॉजिक कहा आपने। ठीक है, देखिए माय फ्रेंड, इन सारे सवाल को सोचने का तरीका क्या है? देखिए सिंपल तरीका, आकांक्षा ने जो चीज कही दैट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग। अगर मैं मानिए, पहले तो बात कह देता हूं कि अगर मैं मानिए इस फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से हेक्सागन, ठीक है ना, पहला पॉइंट हेक्सागन है। तो अगर रेगुलर हेक्सागन है तो आप देखिए रेगुलर हेक्सागन में सारे साइड्स इक्वल होता है, एंड नॉट ओनली दैट सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, सिर्फ साइड्स इक्वल होता है ऐसे बात नहीं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब सवाल आएगा सर एंटीरियर एंगल क्या है, ये एंगल्स कितने होते हैं, ये एंगल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं? चलो थोड़ा बता ही देता हूं। इंटीरियर एंगल निकालने का जो आइडिया है वो कुछ ऐसा है, इन इंटू इन माइनस टू, ठीक है, इन इंटू इन माइनस टू, सॉरी इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 120 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, आप बस नोट डाउन कर लीजिएगा। मानिए एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम क्या है, बच्चों को पता है कि सर ए बी और सी जो है इन तीनों एंगल का सम अगर आप लेना चाहते हो तो वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कैसे आया है, इनका वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 इंटू 180 आप करोगे तो आपको 180 मिल जाएगा। समझ में आ गया? इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है। अब ऑब्वियसली अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये 180 डिग्री 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखिए हेक्सागन में सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा, हेक्सागन में सारे एंगल का सम होगा n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, और हर एक एंगल का सम निकालने, हर एक एंगल निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 6, तो 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि अगर आप देख सकते हो तो 120 डिग्री हो जाएगा हर एंगल का वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस देख लीजिए, धीरे धीरे ये सारी चीज हम बार बार रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर आज देखकर आपको याद नहीं भी रहेगा कोई टेंशन नहीं है, बस समझ लीजिए। तो 120 डिग्री एक एक एंगल होता है। अब देखिए कोई सिमेट्रिकल फिगर बनाने के लिए आप ऑब्वियसली यहां पे रख सकते हो और एक हेक्सागन को, यहां पर रख सकते हो और एक हेक्सागन को। देखिए ये 120, ये 120 और ये 120, ये फिगर सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ लग जाने के लिए यहां पे टोटल एंगल 360 होना चाहिए, और वो चीज हो भी रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तीनों चीज एक साथ होना चाहिए। ये बहुत मैथमेटिकल है, आप नॉर्मली पिक्चर पुट करके भी देख सकते हो। जैसा ये हेक्सागन है, एक हेक्सागन के बाद बगल में और एक हेक्सागन, उसके बगल में और एक हेक्सागन, ऐसे करके अगर आप पुट करोगे तो देखिए आराम से। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो बी हिप्स है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही नॉर्मल बात है, अगर आप इतना एनालिसिस में नहीं भी जाओगे, आप बस हेक्सागन पुट करके देखोगे आराम से ये एक फ्लोर को कवर कर पाएगा। कौन कौन ऐसा कर पाते हैं? एक तो रेगुलर फिगर्स अगर है तो रेगुलर फिगर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन चीज ये काम कर सकते हैं। रेगुलर फिगर के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये काम कर सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये काम कर सकता है, क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल का सम 360 होता है, 160 होता है। तो देखो ये 60, ये 60, ये 60, तो टोटल यहाँ पे आपको मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये काम आराम से कर सकता है। दूसरा जो चीज कर सकता है स्क्वायर,
ये तो आपको पता ही है। मतलब इरेगुलर मतलब क्या, सारे साइड सेम। तो स्क्वायर भी ये काम कर सकता है क्योंकि हर एक साइड इक्वल होता है। और थर्ड कौन कर सकता है, हेक्सागन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी रेगुलर फिगर कभी भी एक फ्लोर को कवर नहीं करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 गॉन हो जाएगा। 8 गॉन में जाओगे, 10 गॉन में जाओगे मेरे दोस्तों, 12 गॉन में जाओगे, आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये सर ज्योमेट्री, हाँ थोड़ा मुझे बताइए क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को समझ में नहीं आएगा मुझे बताइएगा, बहुत ही इजी बात है। आप बस पिक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते हो सिमेट्रिकली कौन चीज आ रहा है। अब मानिए अगर ऑक्टागन, सॉरी यहाँ पे 8 गॉन है, तो 8 गॉन में क्या मुश्किल है, 8 गॉन में ये एंगल कितना होगा, 8 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है जी, 75 डिग्री। अब देखिए यहां पे 75 डिग्री है मेरे दोस्तों। अगर आप कोई यहां पे और एक साइड वाला ऑक्टागन भी लेना चाहोगे, ये भी 75 होगा, और यहां पर भी एक ऑक्टागन लगाना चाहोगे, ये 75 होगा। तो ऑब्वियसली इस चीज को आप कवर अप नहीं कर सकते हो। आप 360 डिग्री तो आपको बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे अगर गैप फिल करना है तो आपको 360 डिग्री बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए आप 75 कितना जोड़ पाओगे यहाँ पे सिमेट्रिकली, ताकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन बने। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो आराम से आप फ्लोर कवर कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। मेरी बात क्लियरली समझ में आया? देखो यार फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे अगर आप ऑक्टागन पुट करने के लिए जाओगे, एक एक एंगल आएगा 75 75 डिग्री, सेकेंड और एक जोड़ोगे वो 75 आएगा, थर्ड एक जोड़ोगे 75 आएगा, और हर रेगुलर पेंटागन होना चाहिए। मेरे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 75 जोड़कर क्या आप 360 बना पाओगे ताकि ये रेगुलर फिगर आए? इसके बारे में थोड़ा विचार करिएगा घर में, ठीक है। बट सर स्क्वायर में तो 4 गॉन आ रहा है। हाँ स्क्वायर में 4 गॉन आ रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, ये जो सवाल है इसका आंसर 6 गॉन हो सकता है। यहां पे देखिए स्क्वायर के बारे में नहीं बताया गया है, 4 गॉन भी हो सकता है और 3 गॉन भी हो सकता है, मतलब ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तीनों फिगर के लिए ये आंसर यस होगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ हेक्सागन है इसीलिए आंसर हेक्सागन होगा। अगर आपको 4 गॉन दिया जाते तो 4 गॉन आंसर आ जाते। यहाँ पे अगर आपको 3 गॉन दिया जाते तो 3 गॉन भी आंसर हो जाते। क्लियर हुआ जी सिमरन, हाँ या ना? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय फ्रेंड दिस वाज अबाउट फ्यू ऑफ द थिंग्स ऑन ज्योमेट्री, यानी पॉलीगन। तो मार्क करके रखिए, पॉलीगन का सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलीगन से सवाल बार बार आए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही करेंगे खेल खेल में, 2-3 सवाल 2-3 सवाल 2-3 सवाल, छोटे छोटे कंसेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब थोड़ा 2-3 चीजें के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ 6 है तो इसीलिए 6 होगा, क्योंकि 4 नहीं है। बिल्कुल बढ़िया बात है। तो मुझे बताइए कि आपका जो भी प्रिपरेशन है CSI नेट आप देने के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे MA सेट का कोई कैंडिडेट हो। हाउ मेनी पीपल आर हियर हु आल्सो टेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम महाराष्ट्र सेट? हाउ मेनी पीपल आर हियर जो महाराष्ट्र सेट के लिए भी प्रिपरेशन ले रहे हो मेरे दोस्त? कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए। एनीबडी हियर हु इज टेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम महाराष्ट्र सेट? आकांक्षा इज सेइंग RJ सेट। ओके तो बढ़िया बात है, सारे स्टूडेंट हमारे राजस्थान स्टेट है। दीपक कुमार सिंह जी भी कह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सारे स्टूडेंट करीब करीब यहाँ पे CSI में फोकस्ड है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जी, सेट का क्वेश्चन उतना खास भी नहीं है जितना CSI नेट। सबको पता है ना ये बात, सेट का सवाल बहुत ही इजी ही आते हैं। बट एक ही बात है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि चाहे सेट आगे ही हो, अब ऐसे मत करो कि पहले सेट के लिए फोकस कर लेते हैं
पार्ट में CSIR नेट के लिए फोकस करेंगे, उतना वक्त नहीं है। अभी वक्त आ चुका है पूरा का पूरा फोकस CSIR नेट में डालने के लिए। सेट के लिए आप सिर्फ सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। CSIR का सवाल कभी कभार कॉपी पेस्ट भी आपको मिल जाएगा। आप CSIR नेट का सवाल करिए, CSIR नेट पे फोकस रहिए और जो टॉपिक है वो CSIR लेवल पे पढ़ाई करिए। जैसा देखिए ये वाला टॉपिक ये कभी भी सेट नहीं पूछेगा, लेकिन गेट और नेट पूछते हैं। तो अगर आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो आपको ये सारी चीज पढ़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो वैसे ही आपके सब्जेक्ट में आप प्लीज और प्लीज CSIR नेट बेस्ड पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं मेरे दोस्त, क्या यहाँ पे कोई आज मेरे साथ कोई स्टूडेंट ऐसे जुड़े हुए हो जो वर्किंग भी हो या फिर आप घर पे प्रिपरेशन ले रहे हो? अभी क्या सारे स्टूडेंट यहाँ पे घर पे प्रिपरेशन ले रहे हो? प्लीज मुझे बताइए। अंकिता सिंह आसाम सेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। दीपक कुमार बता रहा है 19 मार्च में है, बिल्कुल 19 मार्च में एग्जाम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज जून में CSIR नेट है, ठीक है। ये मत सोचिए सेट को जाने देते हैं उसके बाद CSIR, नो, वक्त इज नॉट देयर। 3 months टाइम इज मोर, मतलब दिस इज नाउ द फाइनल टाइम फॉर CSIR नेट, ओके। सिमरन कह रही है CSIR नेट घर से कर रही हूँ प्रिपरेशन, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी सर, मैं घर से कर रही हूँ। मिष्टी जी, मौली बताइए। शुभर्णा, यस सर, बहुत अच्छी बात है, सारे टाइम आपके पास है। अब देखिए सुबह से लेकर रात तक आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ना तो आपको घर से कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए आजकल 2 दिन पहले भी सारे स्टेट में बहुत सारे एग्जाम भी होता है, आपके दोस्त को देखा, बहुत सारे लोग वर्किंग भी है और पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ एग्जाम भी दे रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप घर से पढ़ाई करके दे पा रहे हो। व्हाट आई वांट टू से, तो आपके अंदर नॉलेज दुगनी होनी चाहिए। आप कैसे मेजर करोगे? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट देयर शुड बी मिनिमम 8 आवर ऑफ स्टडी। क्योंकि अगर कोई बाहर में काम करता है, उसका 9 घंटा ड्यूटी होता है, 8-9 घंटा ड्यूटी होता है, फिर आके वो 2-3-4 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम, जिस दिन आप 8 घंटे से कम पढ़ाई करोगे, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, सिर्फ बैठे हुए बुक लेकर उससे काम नहीं चलेगा। आप मिनिमम 8 आवर के ऊपर रेगुलर स्टडी आपका होना ही चाहिए। जब भी आप चूकोगे तो आप इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा कि जो लोग आज काम पे जा रहा है वो 9 घंटे पढ़ाई कर काम करके बाहर पे आके 4 घंटा 13 घंटा का एफर्ट लगा रहा है, और मैं भी अगर उस दोस्त के तरह 4 घंटा ही पढ़ाई कर रहा हूं, सो वी आर नॉट द सेम। सो कीप दिस इन योर माइंड, मिनिमम 8 आवर ऑफ स्टडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं प्रिपरेशन कर रही हूं तो डिस्टर्ब नहीं करता सुबह से शाम तक, रात तक, कोई बहुत अच्छी बात है। सिमरन, दैट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। आई बिलीव जो हकदार है उसको ही मौका मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग एलिजिबल हो, यू पीपल आर समवन हु is eligible to get this time। आपके अंदर वो काबिलियत है, इसीलिए आपको वक्त दिया जिंदगी ने। आप इस वक्त को काम पे लगाइए सेल्फ ग्रोथ के ऊपर। सिर्फ पढ़ाई ही करना है ऐसा नहीं, आप पूरा घर पे हो तो घर पे अगर होते हैं हम, कभी कभार क्या होता है ना, एक बोर्डम आता है, कभी कभार क्या होता है ना, एक बोरिंग बात आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। घर में बैठ के कभी कभार फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता है। सो हैव ए ग्रेट रूटीन इन योर माइंड। एक ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें आप थोड़ा स्टोरी बुक पढ़ने का इच्छा है तो स्टोरी बुक पढ़ लीजिएगा बीच बीच में। मैं जैसे बहुत सारे बुक पढ़ाई किया था, मुझे ऐसा जिंदगी ने एक बार 6 महीने का टाइम दिया था, हालांकि मैंने ही दिया था। एक जॉब को कंप्लीट करके मैंने खुद को वो वक्त दिया था नेट के लिए, और वो नेट के लिए जो वक्त दिया था, दैट वाज द ब्राइटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज एट दैट मोमेंट आई हैव read the maximum amount of book. At that moment I have learned who am I a little bit more. So please, this moment is a beautiful moment. Believe me, अभी तक मैं उस वक्त के बारे में सोचता हूँ, उतना प्रोडक्टिव आज तक मैं नहीं हो पा रहा हूँ। तो प्लीज और प्लीज इस टाइम में आप ऐसे बांटो टाइम को कि आपका सेल्फ ग्रोथ बने। थोड़ा बहुत बुक के लिए रखो अगर पसंद है, अगर आपको गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनिए बीच बीच में, ठीक है ना। अगर आपको मानिए गाना गाना पसंद है तो गाना गाइए बीच बीच में। मेन बात है कि मेंटल
मेंटली आपको फ्रेश रहना चाहिए कि ताकि दिमाग काम करे। एग्जॉस्ट हो जाओगे मतलब तरीका में कोई गलती है। अगर पूरा दिन काम करके, अच्छा हाउ टू मेजर सर मेरा तरीका सही है या गलत? अगर सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हो, देखो आप ये पढ़ाई कर रहे हो बिकॉज यू लव इट, राइट? ऑलरेडी वी नो दैट वी हैव अ लव फॉर सब्जेक्ट। आप अगर कैसे मेजर करोगे? सुबह से लेकर आप रात तक पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद आपको थकान महसूस हो रहा है, इसका मतलब आपका तरीका गलत है। अगर आप काम कर रहे हो और उसके बाद आपको थकान नहीं, हैप्पीनेस महसूस हो रहा है, कंप्लीशन फील हो रहा है, दैट मींस योर वे इज परफेक्ट। तो जब तक ये अचीव नहीं कर पाते हो जिंदगी में, काम करते रहो। वॉट एवर यू लविंग, लाइक यू शुड फील एवरी डे इज अ वैकेशन। कैसे फील होगा? अगर ऐसे ही काम करो कि फ्रेशनेस रहे, एग्जॉस्ट नहीं होना है। प्लीज मेंटेन अ रूटीन कि आप गाना सुनिए, आराम आराम से पढ़ाई करिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए ताकि आपको फ्रेशनेस रहे। सर नीचे, हाँ हाँ, ओके। आपने क्या, हाँ, इट्स ऑल राइट मौली मुखर्जी, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ टेक इट पॉजिटिवली। इफ यू आर गेटिंग टाइम एट होम, अगर आप घर से पढ़ाई कर रहे हो, रिमेंबर यू आर एलिजिबल, आप हकदार हो। इसीलिए भगवान बताइए, वक्त बताइए, यूनिवर्स बताइए, आपको ये वक्त दिया गया है, इसको काम पे लगाइए। अगर आप काम कर रहे हो तो ये सोच लीजिएगा कि मैं ये काम मुझे करना है क्योंकि इससे भी मुझे कुछ लर्निंग मिलेगा। सो व्हाट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, डू नॉट क्रिटिसाइज इट, एक्सेप्ट इट एंड डू इट विथ लव, डू इट विथ एक्सेप्टेंस कि जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए अच्छा है। ये बिलीव बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग होता है, मैं काम करता हूं इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये गलत है। आप जो कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद जो करना है करो, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या क्या और सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, हाँ, the second important thing I am going to tell you, it's an old ancient Indian mathematical problem. एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारे पूरा दुनिया ही आपको पता है, द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन कितना पुराना है? डू यू नो दैट? कल्टीवेशन के बारे में पता है कितना पुराना है कल्टीवेशन? Do you know the story of cultivation? How did we start cultivation? Do you know about agriculture? How do you start this cultivation? This is the finest invention. सबसे ज्यादा important invention हम लोग कहते हैं fire है, because fire was something that we used to get feared of. फायर पहले से ही था, ऐसा नहीं कि आदमी ने तैयार किया, इट वॉज देयर इन नेचर। आप देख सकते हो जब वज्र आते हैं या काइंड ऑफ स्टॉर्म इज हैपनिंग, देयर आर जंगल्स, पीपल गॉट गेट टू सी दैट फायर इज एवरीवेयर इन द जंगल। सो व्हेन दे सी सच थिंग्स दे आर फ्राइटेंड आउट ऑफ फायर। थिंक अबाउट इट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए होमो सेपियंस, निएंडरथल्स के बारे में सोचिए, वो लोग डर जाते थे फायर को देखकर। धीरे धीरे हम होमोसेपियंस बने और धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता गया, इस डर के आगे जीत है जो कहते हैं ना, इसको हमने जय किया, यानी इसको हमने कंट्रोल करना सीखा। हाउ टू कंट्रोल फायर। ह्यूमन हैजंट इन्वेंटेड फायर, दे लर्न हाउ टू कंट्रोल द फायर, राइट? हाउ टू कंट्रोल द फायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंट्रोलिंग द फायर, आफ्टर दैट द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वाज कल्टीवेशन। यस, स्टोन दूसरे स्टोन से, कितना पुराना है कल्टीवेशन बताओ, कितने पुराना है? किसी को पता है? इट इज ओल्ड एज 10,000 ईयर्स, 10,000। ठीक है, अब देखिए ईयर्स में कुछ कंफ्यूजन है। कोई लोग तो कहते हैं कि महाभारत के बारे में बात किया जाए, कोई लोग कहते हैं 10,000 BC, 14,000 BC में भी महाभारत हो सकता है। I don't get into that, but there is a book called Sapiens by Yuval Noah Harari. जो लोग बुक पढ़ना पसंद करते हो, must read this book. Sapiens is by Yuval Noah Harari. So I'm writing the information from this book. So you can read this book. This is a fantastic book, one of the finest book I have read in my life. Harari. Okay. So this book suggests that 10,000 years old, this is cultivation.
So before 10,000 years we have learned cultivation and the brightest part is that the women are the inventor of cultivation. आपको पता है मोस्टली द हंटर गैदरर्स क्या करते थे, जब केव पीपल थे हम लोग, तो क्या करते थे हम लोग कि शिकार के लिए जाते थे, एंड ड्यू टू बिकॉज ऑफ मदरहुड, इफ somebody is there at home and having children, so the mother was not able to go outside. Obvious बात है. So mother was not there to go outside, and from the jungles, from the different places, we have collected many fruits, we have collected many things to eat, we have realized this can be eaten. So now after that what happened, those women, they tried to do something with the seeds, and they have invented the way of cultivation. That was the start of cultivation. तो कल्टीवेशन होने के बाद ऐसे बहुत सारे लैंड्स हो गया है जिस लैंड्स के ऊपर आपको कल्टीवेट करना है. तो अगर आप फ्लाइट्स लेकर जाते हो, आप देखोगे इंडिया में सारे लैंड जो है बहुत ही सिमेट्रिकली फिगर के माध्यम से वो बनाया गया है. मतलब फ्रॉम हिस्टोरिकली वी आर वेरी गुड एट मैथ्स, राइट. अगर आप देखोगे ऊपर से तो सारे लैंड्स ऐसे सिमेट्रिकल तरीके से बांटा गया है. तो इसके ऊपर एक मैथ्स है, एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिससे सीएसआर ने सवाल पूछे हैं. क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है? जमीन ऐसा था, एक ऐसा स्क्वायर लैंड था और इसमें फलन हो रहा था. मानिए पोटैटो कल्टीवेशन होते हैं, मानिए पोटैटो कल्टीवेशन हम इस जमीन के ऊपर करते हैं, और पोटैटो जब कल्टीवेट कर रहे हैं तब मुश्किल क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है. किसके लिए? इस विलेज के लिए. इस विलेज में मानिए 100 लोग हैं, ठीक है ना. इस विलेज में मानिए 100 लोग हैं और उसके लिए हम पोटैटो कल्टीवेट कर रहे हैं. एक दिन आया जब बहुत सालों के बाद इस विलेज में 200 लोग बन गया. अब जो मुख्य है विलेज का, यानी जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सो ये 200 लोग जो हो गया, इसके लिए खाना मौजूद करना पड़ेगा, इसके लिए खाना जरूरी है. तो इन लोगों ने एक सवाल पूछा कि कितना जमीन में हम कल्टीवेट करने से एग्जैक्टली डबल अमाउंट ऑफ पोटैटो मिलेगा. तब मेजर करने का भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. मेरे दोस्त एक टेक्निक डेवलप किया गया है. टेक्निक क्या है कि अगर इस स्क्वायर के बाहर से एक सर्किल ड्रॉ किया जाए, अगर इस स्क्वायर के बाहर से एक सर्किल ड्रॉ किया जाए और उस सर्किल के बाहर पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, तो देखा गया है कि इस स्क्वायर का एरिया एग्जैक्टली डबल ऑफ दिस स्क्वायर होगा. बहुत ही अच्छा है ना, इंटरेस्टिंग है ना. हाँ या ना बताइए. अगर इस स्क्वायर के बाहर पे एक सर्किल ड्रॉ किया जाए और सर्किल के बाहर के एक स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, तो दिस इज एग्जैक्टली डबल ऑफ द इनर स्क्वायर. और इस टेक्निक के लिए इट्स एन इंजीनियरिंग एप्लीकेबल टेक्निक. इसके लिए ना कोई नॉलेज का जरूरत है, ना कुछ भी जरूरत है. बेसिक आइडिया है कि आप एक जस्ट वो ले लीजिए, थ्रेड ले लीजिए, लेकर उस जमीन को ऐसा मापिए, माप कर वहां पे लाइन ड्रॉ करिए, तो यू कैन गेट ए लैंड वेयर यू कैन गेट एग्जैक्टली डबल अमाउंट ऑफ पोटैटो. So this was an invention of engineering mathematics from ancient India. इसी के ऊपर CSI नेट ने सवाल पूछे हैं, तो मैं आपको ये सवाल देना चाहता हूं. माय फ्रेंड, चलिए सवाल देखते हैं. चलो इस सवाल को करिए, ठीक है ना. What is the side length of the innermost square? बेसिकली सेम सवाल है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है. 2017 में पूछा गया है. जल्दी जल्दी बताइए. Try to solve this question everybody. Try to solve this question everyone. Try to solve this question everyone. Try to solve this question everyone. सर जब ह्यूमन मंकी लाइक देखते थे, हाँ एक्चुअली आपको पता है चिंपैंजी आपका कजिन है. चिंपैंजी नॉट कजिन, यू कैन से, या यू कैन से दैट चिंपैंजी इज योर कजिन. एक एनिमल था जिसके माध्यम से, मतलब अ पर्टिकुलर एनिमल इज आवर कॉमन, वी हैड आवर कॉमन ग्रैंड डॉटर. एक दादी थी, जिस दादी का एक जो द थर्ड जनरेशन, मतलब नाती नातनी कहते हैं हम लोग, आपको कहते हैं, क्या कहते हो हिंदी में, थोड़ा बताइएगा हिंदी में क्या कहते हैं. ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को क्या कहते हैं हिंदी में, थोड़ा बताइए. ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को क्या कहते हैं? सर सेट का फास्ट पेपर में क्या क्या आता है बता रहा हूं, दीपक सिंह जी थोड़ा टाइम दीजिए. ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन को क्या कहते हैं हिंदी में?
नाती नातिन, ओके ग्रेट, सेम ही कहते हैं। तो नाती नातिन जो हुआ है ना, एक एनिमल थी, उनकी जो दादी थी, हमारे दादी सेम थी, जो एक नाती हुआ एक लड़का का, तो वो बना ह्यूमन, और दूसरा लड़का का जो नातिन हुआ वो बना शिम्पैंजी। सो दिस इज द आइडिया। सो वी हैड आवर कॉमन ग्रैंड मदर, ठीक है, नाती नातिन, ग्रेट। सो अब देखिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, बताइए। कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ ए साइड ए फिट द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड इट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इनसाइड द सर्कल, व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर। तो देखिए पिक्चर कैसे आएगा मेरे दोस्त, पिक्चर कुछ ऐसे आएगा, हाँ या ना, पिक्चर कुछ ऐसे आएगा, जहां पे बाहर वाला स्क्वायर का साइड बताया गया है ए, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर था, स्क्वायर का साइड ए बताया गया था, उसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए कहा, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, और उसके अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए कहा और बताया गया है इसका साइड क्या आएगा। लेट्स दिस साइड बी एक्स। इसी पिक्चर को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। देखिए इस पिक्चर को अगर आप देखोगे, यहाँ पे साइड ए है और अंदर वाला स्क्वायर का साइड को हमने एक्स पकड़ लिया। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे मेरे दोस्त, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। बाहर वाला साइड क्या है, देखिए बाहर वाला साइड जो है वो ए है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बाहर वाला साइड जो है वो ए है। मैथ्स में हमेशा आपका ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, निकालना क्या है, ठीक है, व्हाट इज आवर मोटिव, मोटिव इज टू फाइंड दिस लेंथ, ठीक है, ठीक है, एक धीरे धीरे करेंगे। अब ये वाला जो लाइन है ये स्क्वायर का है, उसके अंदर पहले हमने सर्किल को ड्रॉ किया, तो स्क्वायर से इस सर्किल में हम कैसे आ सकते हैं जिसमें कुछ रिलेशन मिले। आपको पता है सर्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रेडियस और डायमीटर। अगर इस लाइन को, ए लेंथ को आप कान पकड़ के अंदर की तरफ लेकर आओगे और यहाँ पे फिट कराओगे तो ये सेम होगा ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। इसी ए को अगर आप अंदर की तरफ लेकर आओगे तो वो बिल्कुल बिल्कुल इसका डायमीटर होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, बताइए। आपने इसका कान पकड़ा, थोड़ा शिफ्ट करवा दिया और ये डायमीटर बन गया। और एक बात, इन सारे सवालों में जहां पे ए बी सी डी वैल्यू गिवन होता है या रेडियस का नाम आर होता है, मैं सजेशन देता हूं इसका वैल्यू पकड़ लीजिए। मानिए ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, अच्छा 1 अगर करोगे, मानिए ए का वैल्यू 1 है तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ए को ए मत रखिए, ए का वैल्यू कुछ एक पकड़ लीजिए। क्या पकड़ना होगा, विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 पकड़ लीजिए, जस्ट 1 मिनट, ए का वैल्यू 1 पकड़ लीजिए। अब देखिए ए अंदर आ गया, अंदर क्या है, सर्किल है, लेकिन हमारा मोटिव क्या है, अंदर वाला स्क्वायर में जाना है। तो इस पर्टिकुलर सर्किल से अंदर वाला स्क्वायर में कैसे जाना है, सर ये जो लाइन है ना इसको घुमा दीजिए, घुमाकर ये बराबर रख दीजिए, ये भी तो डायमीटर है, लेकिन ये साथ ही साथ अंदर वाला स्क्वायर का डायगोनल भी है। समझ में आया, ये जो पर्टिकुलर लाइन है उसको ऐसे घुमा दीजिए सर, और उसको अगर ऐसे घुमाओगे आप तो ये जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल का डायमीटर ही नहीं है, अंदर वाला स्क्वायर का डायगोनल भी है। हमारे मोटिव था बाहर वाला स्क्वायर से अंदर वाला स्क्वायर में आने का, और हम आ चुके हैं मेरे दोस्त। मतलब ये जो लाइन है इसका लेंथ 1 होगा। समझ में आया कि नहीं होगा, प्लीज मुझे बताइए। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइएगा। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे बताइएगा। अब देखिए सिंपल बात है, आपको निकालना क्या है, आपको साइड का लेंथ निकालना है। खैर हमने तो पकड़ लिया साइड का लेंथ x है, तो ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो माय फ्रेंड आप समझ में आ सकते हो, आपको जब भी जिंदगी में राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे तो आप पाइथागोरस दादू को याद करोगे, पाइथागोरस जी को याद करोगे। पाइथागोरस जी ने एक बेहतरीन फॉर्मूला देकर गया, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जी ने कहा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर शुड बी इक्वल 1 स्क्वायर, यानी x और x शुड बी इक्वल 1 स्क्वायर। यस और नो, बताइए। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज इक्वल 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर दैट इज इक्वल 1। सो x स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, दैट इज इक्वल 1/2, और x क्या हो जाएगा, यानी साइड का लेंथ 1/√2। क्या आप मेरे साथ सहमत हो, प्लीज मुझे बताइए। किसी को दिक्कत है? पाइथागोरस थ्योरम, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, प्लीज मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है सवाल में,
कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही कैलकुलेशन है, बाकी समझना है, ठीक है। और खैर मैं तो सिखा रहा हूं आपको, तो अगर ऐसे चीज आप देखते रहोगे हमेशा एग्जाम में आपको आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो खैर कोई बात नहीं है, बाहर का ए है उसको अंदर लाए, उसको घुमाए, अंदर का ये डायगोनल बन गया और पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया। बहुत खूब। तो x का वैल्यू साइड का लेंथ 1/√2 है, लेकिन आपका a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू तो 1 है सर, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए किस सवाल के साथ ये मिल जाएगा, ये आएगा 1/π√2 बताया गया है, वही है। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट स्क्वायर? तो 1/π√2 नहीं होगा, a का वैल्यू 1 पुट करिए, 1/2 नहीं होगा, आना क्या चाहिए? 1/√2 आना चाहिए। यहाँ पे पुट करिए 1/2√2 नहीं होगा, 1/√2 नहीं है। यहाँ पे व्हाट पुट करिए 1/√2 आ गया। तो आंसर क्या आएगा? a/√2। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने क्या सीखा? दो इंपॉर्टेंट चीज, एक ज्योमेट्रिकल सवालों को किस आइडिया के साथ जाना है, बाहर से अंदर जो निकालना है उसी तक जाना है, इधर उधर घूमना नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज है निकालने लायक, लेकिन आपको निकालना नहीं, आपको जितना पूछा गया है उसके बारे में सोचना है। और दूसरी बात आपने क्या सीखा? ऐसे कोई सवाल में ए आर ऐसे वैल्यूज जब रहता है, अच्छा होता है अगर उस वैल्यू को आप कुछ पकड़ लेते हो। क्लियरली समझ में आया जी? हाँ या ना जोर से बताइएगा। क्लियरली समझ में आया? यस और नो अच्छे से बताइएगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया एकदम बताइएगा। बहुत बेहतरीन बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस सवाल को समझ में आ ही गया तो देखिए ये वही है, स्क्वायर उसके अंदर सर्कल उसके अंदर स्क्वायर। सिमिलरली और एक सवाल है जो CSIR पूछते हैं, वो है ये, करिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस सर्किल के अंदर स्क्वायर उसके अंदर सर्किल है। करिए, 2015 में पूछा है। सर्किल के अंदर स्क्वायर उसके अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर स्क्वायर उसके अंदर सर्किल है। जल्दी से करिएगा और बताइएगा, ठीक है। So there is an inner circle and an outer circle around the square. What is the ratio of the area of the outer circle to that of the inner circle? What should be the correct answer of this? बताइए। What should be the correct answer of this? Try it. देखिए मैं नहीं कह रहा हूं आपको 100% आना चाहिए, बट 100% आपको ट्राई करना चाहिए। आप पिक्चर ड्रॉ करिए, आप खुद जैसा मन ही कैलकुलेट करिए, कुछ करिए, हर कोई स्टूडेंट कुछ करिए, पेन और पेपर लेकर ये बेहतरीन तरीके से ट्राई करिए, फिर बाकी मेरा काम है, ठीक है। Shulagna is saying option 4, beautiful. Shulagna is saying option 4. तो देखिए एरिया अगर 1:2 है मतलब डबल हो रहा है, समझ में आ रहा है? वही बात है, सेम बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारे स्टूडेंट ट्राई करिए, बहुत बेहतरीन है। सारे स्टूडेंट को सवाल का जवाब आ रहा है, ठीक है। देखिए इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, ना तो ए है ना बी है, कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज एन इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल अराउंड द स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए आप। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है मानिए, उसके अंदर एक सर्कल है और बाहर एक सर्कल है, उसके अंदर एक सर्कल है और उसके बाहर एक सर्कल है, उसके बाहर एक सर्कल है, ठीक है ना, दो सर्कल है। अब सवाल में क्या पूछा गया है? देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। अब मुझे बताइए एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? बताइए एक सर्कल का एरिया क्या होता है? तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई इंटू आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको एरिया निकालना है तो रेडियस पता होना चाहिए, यस और नो। अगर आपको एरिया निकालना है तो रेडियस पता होना जरूरी है। मेरे दोस्त रेडियस को क्या पकड़ूं? कुछ नहीं, मैंने बताया आर नहीं पकड़ना है तो 1 पकड़ लीजिए। मानिए
ये जो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, कोई भी एक सर्कल का रेडियस हम पकड़ सकते हैं। तो बाहर का पकड़ू या अंदर का पकड़ू, बात सेम है, एक ही बात है। मानिए अंदर का पकड़ लेता, अंदर का एरिया क्या है, 1 है। तो अगर अंदर का एरिया 1 होगा मेरे दोस्त, तो आप मुझे, रेडियस 1 होगा, तो आप मुझे बताइए डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2। मतलब ये जो स्क्वायर है उसका हर एक साइड हो जाएगा 2, यस और नो, उसका हर एक साइड 2 हो जाएगा। उस स्क्वायर से आपको धीरे धीरे बाहर वाला सर्कल में जाना है। जाने का उपाय क्या है, आप अगर इसका डायगोनल को निकालोगे सर, वही डायगोनल बन जाएगा बाहर वाला सर्कल का रेडियस, रेडियस नहीं डायमीटर। अगर आप डायगोनल निकालोगे स्क्वायर का, तो वही डायगोनल बन जाएगा बाहर वाला सर्कल का डायमीटर, राइट। तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है इसका लेंथ अगर मानिए लेट्स से x है, मानिए, तो क्या पता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल x का स्क्वायर, यानी 4 + 4 8 बनेगा, दैट इज इक्वल x का स्क्वायर। तो x क्या होगा मेरे दोस्तों, √8। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 2, जिसमें 4 का √ओवर तो पॉसिबल है और रूट का नहीं, तो 2√2 होगा, क्योंकि 4 का रूट होकर बाहर पे 2 आ जाएगा और अंदर का जो 2 है वो रूट के अंदर ही रहेगा। क्लियर हुआ? प्लीज मुझे बताइए। देखिए इन सारे प्रोसेस में छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर होगा जो शायद ही आप भूल चुके हो या बचपन में किए थे, क्लियर नहीं है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द सेशन, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट सुधरता जाएगा, ठीक है ना। 8 जो है उसको हमने 4 × 2 लिख लिया और 2 लिखने के बाद 4 का √ओवर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2√2। x का वैल्यू क्या आ गया, 2√2। लेकिन सर अगर एरिया निकालना है तो आपको तो रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा, इसका हाफ। तो रेडियस ऑफ इनर सर्किल, रेडियस क्या होगा ऑफ इनर सर्किल, 2√2/2। समझ में आया, यानी √2 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज बताइएगा। अब इनर सर्किल का, सॉरी ये रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, ये आउटर का रेडियस, आउटर क्या हुआ, √2। रेडियस इनर क्या था, 1। रेडियस इनर क्या था, वही तो पकड़ लिया था, रेडियस इनर क्या था जी, 1 था। अब मुझे बताइए इनर और आउटर का एरिया का रेशियो क्या होगा। बताया गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आउटर सर्किल टू दैट ऑफ इनर सर्किल। तो पहले आउटर का लिख लेता हूं। आउटर का रेडियस है √2, तो एरिया क्या होगा, पाई इंटू √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 पाई। यस और नो बताइएगा, ये आउटर का एरिया है कि नहीं बताइएगा। कि अगर √2 होगा रेडियस तो पाई √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 पाई आउटर सर्किल का एरिया है। इनर सर्किल का एरिया क्या होगा, इनर सर्किल में रेडियस 1 है, तो इनर का एरिया क्या होगा, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी पाई। ये बन गया इनर। तो इनर सर्किल का रेडियस एरिया बना पाई और आउटर सर्किल का बना 2 पाई, जो दुगना है तो रेशियो क्या आएगा, अच्छा आउटर इनर तो 2:1 आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे आंसर गलत है, आउटर 1 करना है टू दैट ऑफ इनर सर्किल, तो दैट शुड बी 2:1। आउटर सर्किल टू दैट ऑफ इनर सर्किल, दैट इज 2:1। समझ में आया, आउटर सर्किल टू दैट, ये सर चाइल्डहुड में, यस सिमरन। तो आउटर सर्किल और टू इनर सर्किल, आउटर सर्किल इनर सर्किल, आउटर सर्किल 2 पाई, इनर सर्किल पाई, तो आउटर सर्किल टू दैट ऑफ इनर सर्किल शुड बी 2 पाई, दैट इज 2:1। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए दोनों ही सवाल मैंने करा दिया, दोनों ही सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मिसगाइड नहीं करूंगा मेरे दोस्त। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा सकता हूँ, ज्योमेट्री कितना बड़ा है सोचिए, कोई भी चीज कितना बड़ा है सोचिए, बहुत एक्सटेंडेड है। लेकिन आप अगर यूट्यूब में भी आके हर सेशन करते हो, आपको सिर्फ उतना ही चीजें पढ़ाया जाएगा जितना एग्जाम में आते हैं। आपको मिसगाइड क्यों करूं, राइट? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही दिशा दिखाया जाए, आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितना अगर मेरे बैच का स्टूडेंट से आप सुनोगे। बैच में भी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ही हम ज्यादा फोकस करते हैं,
जो एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। खैर बैच के डिटेल्स तो आपने देख लिया। कल से भी एक बैच शुरू हुआ है 13 फेब, और कल मैंने डिस्क्रिप्टिवली कल का लेक्चर 1 इस सीरीज में जो हुआ है उसमें मैंने बताया कि हमारा बैच डिटेल्स क्या है, लाइव बैचेस में क्या क्या आप पढ़ सकते हो, और 1 महीने के अंदर भी आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। खैर कल का लेक्चर थोड़ा देख लीजिएगा उन सारी डिटेल्स के लिए, और कैसे एनरोल करना है आई बिलीव आपको पता है। उसके अलावा देखिए CUET का जो एग्जाम है, तो आपके जो जूनियर्स है उनको बताइएगा शौर्य बैच आने वाले हैं। शौर्य बैच इज अबाउट those people, those who wants to crack CUET PG examination। CUET क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके माध्यम से BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट। तो और अच्छा मार्क्स जिनको रहेगा वो स्कॉलरशिप भी उनको मिल रहा है अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी कोई भी एकेडमिक फीस ना देकर पढ़ने के लिए। तो इसके ऊपर देखिए एक बैच लॉन्च होगा मंडे से। उसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होता है, जहां पे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सारे चीज होता है। तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस रहते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस रहते हैं। ये 100 क्वेश्चन का एग्जाम है। तो हमारी बैचेस में जो मंडे से शुरू होगा, मॉर्निंग 8 बजे से होगा, इन बैचेस में हम लोग जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सारी चीज पढ़ाएंगे। और ये बैच पार्ट ए के लिए डेडिकेटेड होगा। पार्ट बी का भी अलग अलग सब्जेक्ट का हो रहा है, लेकिन हमारा जो बैच है जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज डेडिकेटेडली फॉर पार्ट ए। तो प्लीज आपका कोई दोस्त है उनको बताइएगा। मैं वेडनेसडे को शाम को 6 बजे एक सेशन लेने वाला हूं, जहां पे CUET के बारे में बात करूंगा कि CUET एग्जाम क्या है, कैसे हमारे बैच लॉन्च होने वाले हैं। और बैच मंडे से लॉन्च होगा, यानी आने वाले वीक का मंडे जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है वहां से। और CSR का बैच तो हर दिन मैंने बता दिया शाम को 4 से 6 चलता है। और CUET का बैच जो है, CUET PG का बैच सुबह 8 से 10 चलेगा। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। बिना एंट्रेंस सर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बिना एंट्रेंस। व्हिच वन जी, क्या शॉर्टकट चाहते हो आप? दिस क्वेश्चन? अच्छा, ये तो आपको पिक्चर ड्रॉ ही करना पड़ेगा, और शॉर्टकट यही है जी, मैंने 1 पकड़ के कर लिया। कुछ नहीं, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। आप खुद हाथ से करिए, आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है। ठीक है, देखते देखते आपको इजी बन जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो ऐसे सवाल, देखते देखते इजी बन जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एनीवे, आई होप इट्स क्लियर शौर्य बैच के बारे में। अब कुछ पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे। ठीक है सर, अब डेली यूट्यूब पर लेक्चर लेंगे? हाँ जी शालू, डेली यूट्यूब पर लेक्चर लेंगे अंटिल मैं बिजी ना हो जाऊं। अभी देखिए लाइव बैचेस इतना बढ़ जाएगा तो टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। मुझे हमेशा अच्छा लगता है यूट्यूब में लेना, क्लास लेना हमेशा अच्छा लगता है, बट द थिंग इज दैट कभी कभार हम लोग को वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, RJ सेट का भी बताइए सर। हाँ, RJ सेट के बारे में मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। RJ सेट एक बार चेक कर लूंगा। जनरली सारे सेट का जो है वो है 10 यूनिट्स होते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, अब जैसे देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, सो 2 यूनिट्स है जो मैथ बेस्ड है। एक है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिससे 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ जाते हैं। पार्ट ए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेट, क्योंकि 50 क्वेश्चन रह जाते हैं मेरे दोस्त, यानी 100 मार्क्स। तो अगर सेट एग्जाम आप देते हो, देखिए सेट एग्जाम आप देते हो तो सेट एग्जाम में 2 पार्ट है। उसको हम कहते हैं पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में अगर मैं कह दूं 100 मार्क्स रहते हैं, यानी 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, पेपर 2 में 200 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन। अब सिंपल बात है, देखिए पेपर 1 में जो आप 50 क्वेश्चंस देख पा रहे हो ये 10 यूनिट से आते हैं। करीब करीब मान के चलिए ऑन एन एवरेज हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक यूनिट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जहां पे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इन सारे जगह से सवाल आते हैं। बहुत इजी है, इजीली आपको कर पाओगे। कोई अगर CSR लेट के लिए प्रिपेयर करते हो, हमारे यूट्यूब में पढ़ाई करते हो या बैच में पढ़ते हो, सेट आराम से हो जाएगा। वो 2 यूनिट आपको सोचना ही नहीं है।
सेट में वो 2 यूनिट्स है, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चन 10 का आ जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग अगर मिला लूं तो सारे सवालें मिलकर करीब करीब 25 से 30 मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स आपको वो 2 यूनिट से मिल जाएगा। लेकिन बाकी और जो मार्क्स है करीब करीब 60-70 मार्क्स, उसके लिए आपको और यूनिट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीएड कर रहे हो, आपको बताए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये जो सारे टॉपिक्स होता है बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई भी बच्चा अगर केवीएस मदन नाम का एक किताब है, आप देख सकते हो, केवीएस मदन, यूजीसी नेट पेपर 1 का किताब है ये। और यूजीसी नेट पेपर 1 क्या है ना, यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस जो है, सेट का पेपर 1 भी वही है। मतलब आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले बच्चे जो नेट देते हैं, हम लोग सीएसआईएन नेट देते हैं, वो लोग यूजीसी देते हैं। और यूजीसी नेट का पेपर 1 का एक बहुत पॉपुलर किताब है केवीएस मदन। इस पेपर को, इस बुक को आप खरीद सकते हो। पेपर 1 का जो भी उस किताब से भी अगर पढ़ोगे और यूट्यूब में थोड़ा बहुत लेक्चर देख लोगे, मुझे नहीं लगता किसी को और कोई हेल्प जरूरत है। Paper 1 is so easy that you can easily crack by yourself from YouTube and this book. You can easily watch lectures which are available throughout each YouTubes. People are teaching from 5-7 years. बहुत दिनों से बहुत पॉपुलर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनका भी वीडियो आप देख सकते हो। बहुत सर्च करोगे तो आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च करोगे, उन पेपर्स टीचर्स का वीडियो आ जाएगा। और केवीएस मदन जी का किताब बहुत ही फेमस है, इस किताब को ले लीजिए। पार्ट ए सॉर्टेड है और पार्ट ए में 10 यूनिट्स है जो बहुत इजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है कि एक टीचर्स को क्या करना चाहिए। आपको बताएगा कि आपका क्लास में एक बच्चा जो है ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मानिए किसी को लेटर लिख रहा है, एक 7 का बच्चा है, एक बच्ची को लेटर लिख रहा है, तो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। सच में ऐसा एक सवाल आया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में और भी पूछा जाता है कि आप जब कम्युनिकेट करते हो, आपको पढ़ाना है, तो बेटर टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड पेडागोगी और एक बात है, लेकिन वो कुछ खास यहाँ पे नहीं, टेट में पूछा जाते हैं। दूसरी बात है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ोगे, रिसर्च करना चाहोगे, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई, किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए। जैसे साइंस में एक बेसिक चीज हमको पता है ऑब्जर्वेशंस, आपको कोई चीज ऑब्जर्व करना है एक्सपेरिमेंट करके, उसके बाद रिजल्ट्स को देखना है, उसके बाद क्या कंक्लूजन करना है। तो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, रिजल्ट्स। सो ऐसे मेथोडोलॉजी है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब वो तो इंग्लिश का ही बात हो गया, कोई चीज रहेगा उसको पढ़ के आपको समझकर आंसर करना होगा। अच्छा, पीपल डेवलपमेंट। पीपल डेवलपमेंट क्या है, कुछ नहीं, आप तो लाइफ साइंसेस का स्टूडेंट अगर हो, आपके सब्जेक्ट का ही चीज है, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन का पार्ट आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसा मानिए यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाएगा। या फिर मानिए आइजर का फुल फॉर्म क्या है, IISER। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसको कब क्या स्थापना हुआ था, क्या मोटिवेशन था, उसका नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज। बस मुझे एक चीज कहना है, जिंदगी में किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप जब ले रहे हो, कोई भी चीज को बस पढ़ना है इस तरीके से मत पढ़िएगा। अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो तो हमेशा एक खोज रखिए मन के अंदर कि मुझे एक एडुकेटर बनना है, मुझे एक एकेडमिशियंस बनना है, सो आई मस्ट नो दिस थिंग्स, लेट्स लर्न इट विथ फन। ओके, कभी ये मत पढ़ो यार पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तो कुछ नहीं होगा। आप अगर इस एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कि मुझे हायर इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है। अच्छा, आइजर कब हुआ था, आइजर क्या है, आइजर क्यों बनाया गया था, ठीक है। आईआईटी क्या है, आईआईटी का स्थापना क्या हुआ था, उद्देश्य क्या था, ठीक है। इन सारे चीजों के बारे में। देन अगर आप पीपल एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, वो तो बहुत ही फनी चीज है। टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो अच्छा टीचर अगर मुझे बनना है तो उसका क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए। रिसर्च, मुझे अगर रिसर्चर बनना है तो कैसे रिसर्च करना चाहिए। ऐसा हमेशा खुद को मिक्स कर दो। जो भी आपका टॉपिक है उसमें कहते हैं ना, जब आप खाना बनाते हो, जब तक खाने में आप खुद को नहीं डाल देते हो, उस खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है। वैसी बात है, आप जो करोगे मन से करो, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होगा, ठीक है। आई बिलीव पेपर 1 के बारे में आपको क्लियर आइडिया मिल गया है। आपको ये चीज करना है और इसके लिए कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पीएचडी एंट्रेंस में भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इंडिया में हर एग्जाम्स में आता है। इंडिया क्यों, दुनिया का हर एग्जाम में आता है। जीआरई, जीमैट, एवरीवेयर एप्टीट्यूड शुड बी देयर, बिकॉज विदाउट एप्टीट्यूड हाउ टू थिंक,
विदाउट एप्टीट्यूड हाउ टू थिंक, दिस इज द पोर्शन यू कैन नॉट रिमेंबर। आपको हर सवाल को सोचकर करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड। अब जो चीजों के ऊपर बातें करूंगा वो है प्रोबेबिलिटी। आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बातें कर लूं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही सिंपल चीज है, आपको मैंने बार बार कहा। प्रोबेबिलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी शुरू होता है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। मानिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में आपका नाम लेट से डाइस थ्रोइंग है, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी शुरू होता है एक्सपेरिमेंट से, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा रैंडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो आउटकम्स आते हैं ना, ये कुछ भी आ सकता है, दुनिया में किसी को नहीं पता इसका आउटकम एग्जैक्टली क्या आएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। हम सोचते हैं कि एक चीज आने का पॉसिबिलिटी क्या है, राइट, चांस क्या है। अब एक्सपेरिमेंट हो गया डाइस थ्रोइंग का, उसके बाद आएगा आउटकम्स या फिर रिजल्ट्स। जैसा मानिए यहाँ पे डाइस थ्रोइंग चल रहा है तो उसका रिजल्ट्स क्या क्या आएगा, उसका रिजल्ट्स आएगा 1 2 3 4 5 6। इन रिजल्ट्स को अगर आप अरेंज करके एक जगह पे लिख लेते हो तो उसी का नाम है सैंपल स्पेस, उसी का नाम है सैंपल स्पेस, ठीक है ना, उसी का नाम है सैंपल स्पेस। मानिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 को अगर आप अरेंज करके लिखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 इनको मिलाकर ये बन गया सैंपल स्पेस। इसको हम सेट कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम सेट कहते हैं। और इससे लाइक लूडो, यस राइट, लाइक द डाइस थ्रोइंग, आप देख सकते हो वहां पे जो हम थ्रो करते हैं ना उसको। तो आप देखिए सैंपल स्पेस में कौन आ गया, 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। अब इसके साथ प्रोबेबिलिटी का क्या संबंध है सर, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, मानिए इनमें से आप कुछ चीज ले लो कि ऑड फेसेस। अब ऑड फेसेस में कौन कौन आएगा जी, ऑड फेसेस में आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना, उसका हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मानिए उसका एक नाम दे देता हूं, नाम है O, ठीक है ना। तो हम क्या निकालते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड फेसेस है वो निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड फेसेस है वो निकालते हैं। और क्या कहते हैं सर, ऑड फेसेस में 3 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस मानी टोटल में 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/2। समझ में आया, टोटलिटी में इंडिविजुअलिटी, ये जो ऑड फेसेस का इंडिविजुअलिटी है ये टोटलिटी में कितने भाग है, यानी कि ये जो चीज है इसका नाम इवेंट है मेरे दोस्त। मतलब कोई भी इवेंट क्या होता है, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सब कलेक्शन। फिर से मैं कहता हूं, कोई भी इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सब कलेक्शन। देखो 1 2 3 4 5 6, इनमें से अगर 1 3 और 5 को लेते हो तो वो सब कलेक्शन बनता है। सिमिलरली अगर कोई निकालना चाहेगा कि इवेंट फेसेस, तो क्या वो सब कलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा सर। 2 4 और 6 3 एलिमेंट्स वाला एक सब कलेक्शन होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी फिर से आएगा 1/2। सर अगर किसी ने पूछा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसेस डिविजिबल बाय 3, क्या वो सब कलेक्शन होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि फेसेस डिविजिबल बाय 3 में 3 और 6 आएगा, जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी का आइडिया। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट। उन रिजल्ट्स के अंदर से सैंपल स्पेस बनाए जाते हैं और उस स्पेस में कोई भी सब कलेक्शन का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसको इवेंट कहते हैं। ऐसे हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए सवाल करते हैं, करिए। आज आपके लिए थोड़ा बहुत मॉडरेट सवाल लेकर आया हूं। एक भी सवाल आज का इजी नहीं था, क्योंकि आपका लेवल अप करना है, आपका लेवल अप करना है, ठीक है। अब गाड़ी का गियर थोड़ा ज्यादा चलाऊंगा मैं, थोड़ा आपका लेवल अप करूंगा, और आप होगा तो फिर देखा जाएगा, अभी नहीं करूंगा क्या करूंगा, बट अभी लेवल ऑफ सवाल को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, समझ में आएगा आपको। बताइए, दिस इज माई एक्सपेरिमेंट, देन आई एम गोइंग टू सी द रिजल्ट्स। तो आप लोग के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं ताकि आप बेहतर बने। चलिए, सवाल का जवाब बताइए। अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम, अ पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क
shown in the figure. What is the probability that the point lies in the sector OAB? क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस सेक्टर यानी OAB में ये पॉइंट लाई करेगा? क्या बात है, शालू जी ऑप्शन 3, आकांक्षा राठी 3, सुलोगना शौरकर ऑप्शन 3, सिमरन जी ऑप्शन 3, मौली सिंह ऑप्शन 3, श्वेता सिंह ऑप्शन 3। ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छा, ब्रिलियंट। तो एक्चुअली कैसे करना है, देखिए आप लोग जवाब लेकर आए हो, बहुत अच्छा, बट कंसेप्ट चेक कर लीजिए। कंसेप्ट चेक क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंट लाइज इन द सेक्टर। अब देखिए ये पूरा का पूरा सर्कल है, पॉइंट के लिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा? पॉइंट के लिए सैंपल स्पेस है ये पूरा जगह, और पूरा जगह जब भी आप कहते हो आपको पता होना चाहिए ये पूरा जगह और कुछ नहीं, एरिया डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस सर्कल का एरिया जो है, आप मान लीजिए इस सर्कल का एरिया जो है वो क्या है मेरे दोस्त? एरिया जो है वो एरिया है ये पाई आर स्क्वायर, लेट्स से R1 ले लेता हूं, पाई इंटू 1 स्क्वायर, मतलब एरिया टोटल पाई है, मानिए टोटल एरिया पाई मान लीजिए, ठीक है। पाई 1 को हम रेडियस मान लिया। अब देखिए, अब सिंपल बात है मेरे दोस्त, अगर आपको ओनली इतना सा पोर्शन का एरिया देखना है, मानिए इतना सा केक है, वहां से इतना पोर्शन का एरिया क्या है आपको देखना है, कैसे देखोगे? सिंपल बात है कि सर ये जो है ना टोटल एरिया क्या है, टोटल जगह क्या है? टोटल जगह है 360 डिग्री, टोटल जगह है 360 डिग्री, 360 डिग्री का एरिया है पाई, समझ में आ रहा है? टोटल जगह जो है 360 डिग्री है और 360 डिग्री का टोटल जगह जो है 360 डिग्री है और 360 डिग्री का एरिया पाई आया है, क्योंकि पाई मतलब पूरा जगह। तो आपको क्या निकालना है? एक्स रेडियन का, याद रखिएगा ये रेडियन है, कुछ नहीं, मेजर करने का एक तरीका, जिसको अगर 360 डिग्री से ना लिखकर कोई दूसरा चीज लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई का, ठीक है। रेडियन के वर्जन में अगर आप लोगों को लिखना है, क्योंकि एक्स रेडियन बताया गया है वो, ठीक है, दिस इज एक्स रेडियन, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स रेडियंस है, एनीवे सो 2 पाई का एरिया पाई है, 2 पाई मतलब पूरा, ठीक है, यानी एक का क्या होगा? पाई बटा 2 पाई, या फिर आप 360 भी लिख सकते हो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर में आपको मैं कहता हूँ। 360 हो गया। अब आपको एक्स रेडियन का निकालना है, तो एक्स रेडियन के लिए क्या हो जाएगा? एक्स के लिए होगा x मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 360, क्लियर है? x मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 360, ये x रेडियन इतना जगह का एरिया होगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब इतना जगह जो है इसका एरिया डिवाइडेड बाई टोटल का एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका एरिया होगा x इंटू OAB का एरिया होगा x इंटू पाई बाई 360, और नीचे क्या होगा? टोटल का एरिया यानी पाई। देखो पाई और पाई कट हो जाता है, x बाई 360 आता है, हालांकि वो 2 पाई था तो x बाई 2 पाई आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? x बाई 2 पाई आएगा, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? टोटल एंगल 360 डिग्री में है और रेडियन में 2 पाई है। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.141, तो वो तो एक वैल्यू है ना, तो डिग्री को अगर हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको रेडियन बताते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राइट, डन है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है इतना सा डिवाइडेड बाय टोटल, तो आप ऊपर ऊपर कर सकते हो x बाई 2 पाई, किंतु एक्चुअल नॉलेज ये है कि एरिया सोचो, बाहर का एरिया पाई है और अंदर का एरिया इतना है। अभी के लिए तो प्रिपरेशन स्टेज में है हम, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर चीज को ब्रेक करके समझेंगे ताकि इस लायक कोई और सवाल आए तो आप कर पाओ। सर कैसे एनरोल होना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं। आपको एनरोल होना है तो आपको ifsonline.com में जाना है, जैसा देखिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे नंबर गिवन है 9172266888, या ये नंबर है 91 we have people those who can help you out for this 919917226688। बट कॉल करके बताइएगा मुझे जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स में एनरोल होना है, तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो गलत फहमी होता है कभी कभार। 9172266888, या फिर आप जाओ ifsonline.com,
वहां पे आपको CSI नेट जनरल एप्टीट्यूड में जाना है। अब नीचे देखिएगा एप्टीट्यूड का एक कलम आ जाएगा, ऑनलाइन कोर्स में जाइएगा वहां पे एप्टीट्यूड का एक कलम आ जाएगा, वहां पे CSI नेट, गेट, CUET, सेट सब आएगा। अब वहां पे जाके CSI नेट पे जाइएगा और CSI नेट पे वहां पे आप डायरेक्टली ऑन जो भी आपका अपॉर्चुनिटी, जो भी आपका वे जो है बहुत ईजी है, ifsonline.com में जाइएगा। आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो ही, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। ये सवाल हो गया, सबको क्लियर हुआ जी? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया ना? अगर समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन एक सवाल करते हैं। ये सवाल विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। इस सवाल को करिए, ठीक है? नहीं सर आपसे ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा, अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं आप लोग स्मार्ट हो, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, राइट। तो जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। अ डर्ट इज रैंडमली थ्रोन। अब डर्ट क्या होता है? देखिए कुछ नहीं, अगर मैं सवाल दिखाऊं आपको, मतलब मुझे एक डाउनलोड करना चाहिए था पिक्चर, आई फॉरगेट टू डू इट, अभी कर लेता हूं। देखो डर्ट, डर्ट अगर आप सर्च करोगे तो देखिए डर्ट क्या है, ठीक है ना? डर्ट इमेजेस, ये है डर्ट, ठीक है? डर्ट इमेजेस, हाँ ये है डर्ट, ठीक है। हम कौन सी पिक्चर लेना चाहिए? ये वाला ले लूं? अरे यार नहीं होगा जी वो वाला पिक्चर। कॉपी इमेज हो रहा है ना? हाँ ये है डर्ट, ठीक है सर। हाँ डाउनलोड करने से अच्छा है, हाँ देखिए ये डर्ट है, तो ये डर्ट थ्रो कर रहे हो आप बोर्ड में, आपको ऐसे फेंकना है, ठीक है? मुझे नहीं लगता अभी ये सब बोर्ड ज्यादा है किसी के पास, बट ऐसे फेंकना है आपको। तो फेंक कर क्या करना पड़ेगा, आप देखो। A dart is randomly thrown at a circular board on which two concentric rings of radii r and 2 are having the same width with much less than r are marked। पहले तो इस सवाल को समझो, बहुत सारे सवाल को समझने में दिक्कत होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है रिंग। आप मुझे बताइए रिंग क्या होता है? क्या ये रिंग है या सर्कल है? आप मुझे बताइए सर्कल क्या है और रिंग क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज ए सर्कल एंड व्हाट इज ए रिंग? क्या दोनों सेम है? मुझे बताइए तो, क्या रिंग और सर्कल सेम है? मुझे बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझने में गलती किया। मुझे बताइए सर्कल और रिंग में फर्क क्या है? क्या दोनों ही चीज सेम है या अलग है? मुझे प्लीज बताइए। नो, वेरी गुड। रिंग क्या है? मेरे हाथों में है। देखिए रिंग क्या है? मेरे हाथों में है। आपको पता है वेडिंग रिंग एंड ऑल रिंग, जो रिंग्स होते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट वेडिंग रिंग ऑब्वियसली, बट जो रिंग होते हैं वो रिंग क्या है आपको पता है? रिंग मतलब ऐसा एक फिगर जो अंदर ही अंदर खाली होगा, अंदर ही अंदर खाली होगा, और इसका एक विड्थ रहता है। मतलब पिक्चर लेकर आया हूं मैं आपके लिए, देखिए ये दोनों रिंग है, ये दोनों रिंग है क्योंकि इसका एक विड्थ है, इसका एक विड्थ है और इसका भी एक विड्थ है। विड्थ मतलब क्या है? थोड़ा मोटा आते हैं ना, मोटा होते हैं, यस और नो? तो ये जो मोटा होते हैं, ये जो रिंग है, ऐसा दो रिंग लगा हुआ है, अंदर खाली है। ये भी एक रिंग है, ये भी एक रिंग है। कैसे लगाया गया है वो हमारा कोई सवाल नहीं है, बस ऐसा दो रिंग है, अंदर खाली है। आप फेंक रहे हो तो दिस इज नॉट लाइक दिस बोर्ड, दिस इज टू रिंग्स और बाकी एयर है। आपको बताया गया अगर आप ये फेंकोगे, याद रखिएगा इसका 2r है और इसका r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 2r है और इसका रेडियस r है। तो बताया गया है अगर आप फेंकोगे ऐसे डार्ट को
फेंक कर ऐसे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डार्ट हिटिंग द स्मॉलर रिंग इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द लार्जर रिंग। इस रिंग में आके लगेगा, इसका प्रोबेबिलिटी इसका हाफ होगा, इस रिंग में लगने का हाफ होगा, या फिर हाफ द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द लार्जर रिंग, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द लार्जर रिंग, डबल होगा, 4 times the probability that hits the larger ring, 1/4 the probability that hits the larger ring। बताइए, जवाब बताइए। ठीक है, इस सवाल का जवाब क्या होगा बताइए, टेल मी। ठीक है, मैं चाहता हूं आप सवाल का जवाब निकालिए। द लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का एकदम लास्ट वाला मोस्ट चैलेंजिंग सवाल बताइए। ऑब्वियसली सीएसआई नेट का सवाल है 2019। तो देखिए, मैं थोड़ा ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूं जिसका मॉडरेट लेवल है, ठीक है, ताकि हम सोच थोड़ा ज्यादा पाए। ऐसे बताइए सवाल का जवाब क्या है। हालांकि ज्यादातर सवाल बहुत ही इजी आते हैं, बट फिर भी अच्छा सवाल भी आते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो क्या सोचना होगा? सोचना ये है, इस रिंग का कितना विड्थ है, विड्थ दोनों का सेम है। ठीक है, तो इस रिंग का अगर एरिया निकालना चाहोगे, मतलब कितना जगह लेकर वो बैठे हैं, ठीक है, तो कैसे आएगा? या फिर वॉल्यूम निकालना चाहोगे, कैसे आएगा? मोटा मोटा इस रिंग के बारे में कैसे आप अप्रोच कर पाओगे, या फिर ये जो रिंग है उसका वॉल्यूम कैसे आएगा बताइए। मौली मुखर्जी सिंह ऑप्शन 4। मैं थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूं। देखिए, सिंपल बात ये है, देखिए आपको निकालना है इस रिंग का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है ना, कैसे निकालोगे? देखिए, क्योंकि आप अगर हीट करोगे तो यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है। क्या गारंटी है इसके साथ लगेगा या इसके साथ लगेगा? इट डिपेंड्स ऑन अ सिंपल फैक्ट कि ये कितना जगह लेकर है इस पर्टिकुलर शीट में, ये कितना जगह लेकर है इस पर्टिकुलर शीट में, ये कितना जगह लेकर है। मानिए इस शीट का जो टोटल एरिया है वो आपका सैंपल स्पेस है, और इसका जो वॉल्यूम एरिया मानिए या जगह, हाँ एरिया ही मान लीजिए, एरिया है वो ये है। अब मानिए आप इसको 2D फिगर की तरह देख रहे हो, क्योंकि एक साइड से आप फेंकोगे तो इसका भी एरिया क्या होगा। अगर इस रिंग के बारे में सोचोगे तो इसका एरिया क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर स्मॉलर रिंग के बारे में सोचोगे तो इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया बाई टोटलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी टू हिट दैट रिंग। इसका एरिया बाई टोटलिटी, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हिट दैट रिंग। क्लियर है? हाँ या ना? यही तो सिंपल लॉजिक है। सो ऑल यू नीड टू फाइंड आउट कि एरिया कैसे निकाला जाता है। देखिए, एक सिंपल बात मैं कहता हूं, अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए? ये अंदर वाला जगह जो है उसका हम रेक्टेंगल का एरिया कहते हैं L क्रॉस P। ये आपको क्लास 6-7 में सिखाया गया है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्यों L क्रॉस B है, किसी ने आपको नहीं सिखाया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा क्यों L क्रॉस B है। आपको एक काम करना है, इस B का कान पकड़ना है, बहुत शैतान है, उसका कान पकड़ो और धीरे धीरे आप दाहिनी तरफ लेते जाओ। अगर आप धीरे धीरे दाहिने तरफ लेते जाओगे तो देखिए गेम के तरह, पबजी के तरह, लाइफ ऑफ बैटरी के तरह ये धीरे धीरे फिलअप होता जाएगा, और जितना फिलअप होता जाएगा उतना ये जगह भी कवर हो जाएगा। तो बी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कितने बार ऐड करना पड़ेगा? L बार ऐड करना पड़ेगा। तो अगर बी को L टाइम्स ऐड करोगे, इसका मतलब L क्रॉस B आएगा। समझ में आया? वेरी गुड, समझ में आया। सिमिलरली अगर कोई आपको कहेगा कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब अंदर वाला जगह। तो जो भी आपका वॉल्यूम होता है 3D में, वो ही 2D में एरिया होता है, अंदर वाला जगह। तो नाउ वॉल्यूम निकालने का आइडिया क्या है? कुछ नहीं, इस फ्लोर को पकड़ो, फ्लोर का रेडियस मानो R है, तो फ्लोर का रेडियस अगर R है तो उसका एरिया क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर। अब मानो इसको हाइट जो है वो h है, अगर इसका कान पकड़ के धीरे धीरे ऊपर ले जाओगे तो ये अंदर वाला जगह फिलअप हो जाएगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू h, ये बन गया वॉल्यूम, समझ में आया। या फिर मानिए सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, अगर आप इसका बाउंड्री को देखोगे, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री हो जाता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर को अगर आप उठाकर ऊपर लेकर जाओगे, वो हॉलीवुड के मूवी में होता है ना कि एक लेजर आके स्कैन करके चला जाता है आपको, तो ऐसे अगर उठा के लेकर जाओगे तो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एज, ये बन जाएगा सरफेस एरिया। तो ये सेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रेडियस आर है, बाहर का रेडियस आर है, कैपिटल आर है, सॉरी 2r है, बाहर का 2r है और अंदर का क्या है, r है। तो अगर आप पेरीमीटर निकालोगे या सरकमफेरेंस निकालोगे, वो क्या होता है, बाहर का आउटर का जो है, आउटर रिंग का क्या होगा 2 पाई इंटू 2r, 2 पाई इंटू 2r, यस और नो। इनर का क्या होगा, इनर का हो जाएगा 2 पाई इंटू r। लेकिन मुश्किल क्या है, ये तो सिर्फ सरकमफेरेंस है, आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। मतलब आपको ये जो विड्थ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों सर, क्योंकि अगर इस रिंग को आप काट दोगे तो वो देखने में ऐसा रेक्टेंगल ही आएगा, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का L इंटू बी ही एरिया होता है। आपको L यानी 2 पाई आर मिल गया है जो लेंथ है, ब्रेथ क्या है वही तो विड्थ है, तो इनटू विड्थ, विड्थ क्या है पता नहीं है, मानिए W है, तो ये बन जाएगा एरिया। और इसका भी विड्थ सेम है, देखिए विड्थ आर सेम, सेम विड्थ, तो इसका भी विड्थ सेम है तो W ही होगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बताइए, बस धीरे धीरे देखते जाइए। इसका विड्थ भी 2 है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो आप देखिए आउटर का जो भी आपका एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, इनर का भी जो होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। अब ऑब्वियस बात है आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आउटर का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, हिटिंग द आउटर सर्कल, द प्रोबेबिलिटी विल बी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, वंस मोर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये इनर वाला आउटर वाला जो भी रिंग है, आउटर वाला जो भी रिंग है, बस थोड़ा और फोकस दीजिएगा, अभी के अभी खत्म करेंगे क्लास। तो देखिए अगर ये जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग का आप सरकमफेरेंस निकालोगे, सरकमफेरेंस मतलब अगर ये एक सर्किल है तो आपको पता है ये बाहर वाला जगह को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। अगर ये एक सर्किल है जिसका रेडियस r है तो 2 पाई आर क्या है, ये बाहर वाला सरकमफेरेंस है। तो इसका अगर आप इस रिंग का सरकमफेरेंस निकालोगे जिसका रेडियस 2r है, अब देखिए रेडियस 2r है तो सरकमफेरेंस क्या होगा 2 पाई इंटू 2r। क्लियर है, 2 पाई इंटू 2r, ठीक है सिमरन, हाँ वेरी गुड। तो देखिए 2 पाई इंटू 2r होगा आउटर का, और इनर का क्या होगा 2 पाई इंटू r। इस सवाल को इजी बनाने के लिए r का कुछ वैल्यू पकड़ लेता हूं, देखिए कितना इजी हो जाएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। r का वैल्यू मानिए 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो अगर ये 2 होगा और ये 1 होगा तो यहाँ पे r फर छोड़िए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। खैर जो भी है, सिंपल बात है कि आउटर का 2 पाई आर सरकमफेरेंस है, मल्टीप्लाइड बाई विड्थ करोगे तो एरिया आएगा, क्योंकि विड्थ कितना है, इतना सा चौड़ाई ही है। और इसमें भी क्या करोगे, इनर का 2 पाई इंटू आर करोगे, इंटू विड्थ करोगे, एरिया आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, जो आएगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका दुगना होना चाहिए। सिंपल बात है ना, इसका दुगना ये है, 2 पाई भी है यहाँ पे, r है यहाँ पे, बस यहाँ पे 2r है, w और w तो सेम है, तो रेडियस डबल है मतलब प्रोबेबिलिटी भी डबल आएगा, बस नीचे तो डिवाइडेड बाय s होगा। तो माय फ्रेंड हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द लार्जर रिंग हो जाएगा। इस सवाल को रिव्यू करिए, बहुत इजी सवाल है। फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं किया, ये टोटल शीट है, टोटल शीट में ये जगह पे लगने के लिए इस थिकनेस में लगना चाहिए, लेकिन ये फैला हुआ थिकनेस है, कितना जगह लेकर बैठे हैं
कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, 2 पाई आर निकाला उसके साथ विड्थ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा चौड़ा ही आ गया। नीचे वाला है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, चौड़ा ही आ गया। दोनों का ऑब्वियसली अलग होगा क्योंकि रेडियस अलग है, ये बहुत बड़ा है ये छोटा है। कितना बड़ा है? दुगना बड़ा है। क्यों? रेडियस डबल है तो विड्थ तो सेम है, तो जस्ट ये दुगना है। अगर एरिया दुगना है तो प्रोबेबिलिटी भी दुगना होगा, चांस दुगना हो जाएगा। तो सिंपल बात है, हाफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द लार्जर रिंग। तो लार्जर रिंग में लगने का प्रोबेबिलिटी क्या है? छोटा रिंग में उसका हाफ है। थैंक यू एवरीवन, आई बिलीव इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। क्रिस्टल क्लियर और नॉट? बताइए। आई नो द क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ऑफ हायर स्टैंडर्ड, लेकिन मैं चाहता हूं आपको खींचकर उस लेवल तक लेकर जाने के लिए, आपके अच्छाई के लिए। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, आई बिलीव आपको चीजें समझ में आया है। सारे CSIR नेट का सवाल है और ऐसे ही सवाल हम करते जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में आप प्रिपेयर होते जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर दिमाग में थोड़ा प्रेशर मैंने डाला तो वेरी सॉरी, बट आई वांट योर extension, I want your growth. Okay, thank you everyone, thank you to all of you, thank you everyone। ठीक है, आज भी कंसेप्ट सीखा, कल भी सीखोगे। हर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत कंटेंटफुल होगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे हैं मतलब हम लोग सीरियस नहीं है, हम बहुत सीरियस है क्योंकि आपका जिंदगी का सवाल है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं 11 बजे सुबह, गुड बाय।